एसआईआर का जो मुद्दा है वो बंगाल पुलिस बुला करके और दिल्ली में दंगल करना, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जो बंगाली अस्मिता की जो बात है कि बंगालियों के नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर से, जानबूझकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया। मुझे लगता है ये जो परसेप्शन वाली बात है ना, ये पूरी लड़ाई परसेप्शन की थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और नहीं, उनको एक चीज पता है कि एसआईआर एक ऐसा मसला है कि उनका जो राज्य है वो वहाँ पे हमारे खुद उनकी सरकार है। तो जैसे बीजेपी की सरकार होती तो आप बोल सकते थे कि बीजेपी सरकार वहाँ पे गड़बड़ कर रही है, भाई स्टेट गवर्नमेंट आपकी है। काले रंग की शॉल है या काले रंग का कोट पहने हुए या काले रंग है, बेसिकली वो प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका था। काला रंग प्रोटेस्ट का रंग होता है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के बाहर पीसी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि उनका हश्र जगदीप धनखड़ जैसा होगा। मुझे लगता है ये जो परसेप्शन वाली बात है ना, ये पूरी लड़ाई परसेप्शन की थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और नहीं, उनको एक चीज पता है कि एसआईआर एक ऐसा मसला है क्योंकि उनका जो राज्य है वो वहाँ पे हमारे खुद उनकी सरकार है। तो जैसे बीजेपी की सरकार होती तो आप बोल सकते थे कि बीजेपी सरकार वहाँ पे गड़बड़ कर रही है, भाई स्टेट गवर्नमेंट आपकी है। उनको पता था और इसीलिए एसआईआर के दौरान हम लोग पिछली बार भी चर्चा की कि पूरे एसआईआर को लागू करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली अपने लोग को लगाया। वहाँ पे एसआईआर पूरे लागू हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन वो कम से कम ये मैसेज देना चाहती थी कि वहाँ की जनता की लड़ाई के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और मुझे लगता है वो परसेप्शन में वो मैसेजिंग ये तो 50-100 लोग की फौज लेकर आई। ये जिंदा है, ये मर गए वोटर लिस्ट में, इनके नाम नहीं है, इनके नाम काट दिए गए कि ये मर चुके हैं। मुझे इसलिए लगता है सुमित जी कि जो देश के जो मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस में से यदि आप गिनेंगे तो ममता बनर्जी की लाइन बहुत आगे हो जाती है। और जो एसआईआर का जो मुद्दा है वो बंगाल पुलिस बुला करके और दिल्ली में दंगल करना, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि जो बंगाली अस्मिता की जो बात है कि बंगालियों के नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर से, जानबूझकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया। क्या आप मानते हैं कि वाकई बंगाली अस्मिता का मुद्दा उन्होंने यहाँ आके उठाया, दिखाया कि बंगालियों की खातिर मैं यहाँ पे आई हूँ, जिस तरह से बंग भवन में वो गई और सबसे मिली जो एसआईआर प्रभावित परिवार है? देखिए, बड़ी फ्रैंकली अपने साथ इतने सारे लोगों को लेके आना कलकत्ता से, बंगाल से, दिल्ली में, जिनका नाम या तो एसआईआर की सूची में गलत तरीके से काट दिया गया या गलत तरीके से एंटर कर दिया गया। वो सब उनकी फैमिलीज को लेकर आना, उनके साथ परेड करना। वो जो आपने काले रंग की शॉल वाली बात की ना, तो जब वो इलेक्शन कमीशन मिलने गई उसके एक दिन पहले, तो वो सब काले रंग के कपड़े पहने हुए सारे लोग थे जी। और काले रंग की शॉल है या काले रंग का कोट पहने हुए या काले रंग है, बेसिकली वो प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका था। काला रंग प्रोटेस्ट का रंग होता है। अमूमन हम देखते हैं कि कई बार रैली ऐसी होती है, सेंसिटिव जगह होती है, तो काला रंग बैन कर दिया जाता है कि काले कपड़ों में नहीं आएंगे, काले कपड़ों में ताकि आप प्रोटेस्ट न दिखा सके। पर उस दिन बड़े स्ट्रेटेजिकली उन्होंने स्मार्टली सबको काला कपड़ा पहनाया। पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन के बाहर गए, वहां से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन हुई, उस दिन भी सब काला कपड़ा पहनी हुई है तमाम महिलाएं जिनके साथ आई हैं। बंगाली अस्मिता की बात करके ही वो चुनाव को जीत सकती हैं। बीजेपी के पास बंगाली अस्मिता वाला कार्ड नहीं है, अभी तक नहीं है। बीजेपी के पास नेता बहुत सारे हैं वहाँ पे, शुभेंदु अधिकारी हो गए, दिलीप घोष हो गए, जो बंगाली है मूलतः। लेकिन ममता बनर्जी जो कि 7 बार की मतलब सांसद रहीं, 4 बार मंत्री रहीं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही, 4था बार ऐसे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रही हैं वो, तो ये सब वो कैसे कैपिटलाइज करेंगी? और वो उस वहाँ से सोचिए 1000-1500 किलोमीटर दूर आती है और उस टेरिटरी में आके चुनौती देती है बीजेपी को, जहाँ पे जो बीजेपी का इलाका है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, वहाँ पे आके दिखाती है कि ये देखिए हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने बोला भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जितने हमले किए उस दिन ज्ञानेश गुप्ता पे, उतने उन्होंने अमित शाह जी का भी नाम लिया कि मैं अमित शाह जी की पुलिस मुझे हमारी पुलिस को हमको काम नहीं करने दे रही है, हमें इनसे चिंता है। जो गाड़ियों की फौज चल रही थी, 50, 60, 70 गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे चले जा रही हैं, सब स्कॉर्पियोज में एक महिला बैठी और एक पुलिस वाला बैठा, एक महिला बैठी एक पुलिस वाला बैठा। ये अद्भुत था। 3 दिन तक दिल्ली एक तरीके से ममता बनर्जी को देखती रही। जो कोलकाता से जो विजुअल आए थे कि बंगाल पुलिस बसों में बैठ रही है, सब एयरपोर्ट आ रहे हैं, एयरपोर्ट से विजुअल थे। अमित, ये जो ममता का यहाँ दिल्ली में आकर दंगल करना, सीधा सीधा दिल्ली पुलिस से टकराना, और बीजेपी में इसको लेकर के क्या रिएक्शंस हैं अभी तक? तो मतलब कि क्या माना जा रहा है कि इस कदम को, ममता के इस दंगल को, इसको किस तरह से बीजेपी देख रही है? देखिए, 2 दिन से पार्लियामेंट में लगातार सीनियर लीडर्स से मुलाकात हो रही थी। उनका एक चीज़ तो है कि इस बार का चुनाव में अगर देखिए तो थोड़े से बैकफुट में जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ, या जो आपको संदेश खली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज हुआ, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर और महिलाओं को लेकर कुछ हिंसा जो हुई है, उसको लेकर कहीं बैकफुट पे है वो।
और इसीलिए शायद बीजेपी को ये लग रहा है कि ऑब्वियसली देखिए बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि जो 80,000 बूथ है उसमें सब जगह पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो नाराजगी है या जो गुस्सा है उसका जो नैरेटिव एक जो बीजेपी सेट करना चाहती है कि एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे, तो उस बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि, और ये उनके कार्यकर्ता या फिर जो उनके प्रभारी है उनसे बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और इसीलिए इस लड़ाई को उनको पता है कि एसआईआर की लड़ाई में कोई वोट नहीं मिलना है। बिहार में सबने देख लिया कि एसआईआर की लड़ाई में वोट नहीं मिलता है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करना जरूरी था कि आपकी लड़ाई को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इसलिए जिस दिन जो बंग भवन में हुआ, इसके बाद कल्याण बनर्जी समेत सब लोग को हम लोग ने देखा, ऊपर बैठे थे कि सब लोग पार्लियामेंट में पहुंचे और कल्याण बनर्जी अमित शाह के पास पहुंच गए और वहां पर नारा लगाने लगे, देख धिक्कार है, जवाब दो, और पीएम के सामने खड़े हो गए, उनको हाथ जोड़ के बात करने लगे कि आप देखिए क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर लेवल पे, पार्लियामेंट के बाहर, सड़क पर, बंगाल में टीएमसी कोशिश कर रही है, और बीजेपी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं एक चीज हम लोग डर है उसको। एक चीज हम लोग जो नोट करना चाहिए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के बाहर पीसी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि उनका हश्र जगदीप धनखड़ जैसा होगा। उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अगर एक चीज़ हम बहुत ध्यान से देखें तो वो प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक करते हुए अभी भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां जो हैं राज्यों में भी, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा अटैक करते हुए बस्ती भी दिखाई देती है। नुकसान देख चुकी है ना, उसका नुकसान कई पार्टियां देख और एक चीज़ और चीज़ हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद बहुत लोगों की नज़र नहीं गई होगी। ममता बनर्जी जब परिवारों के साथ चुनाव आयोग के अंदर गई थी, बाकायदा ऐसे एक बड़े से हॉल में छठे माले पर जो है चेयर लगी थी, क्योंकि अमूमन इतनी बड़ी बैठकें होती नहीं इतनी बड़ी संख्या में, जहां 15 लोगों, अमूमन 4-5 लोग प्रतिनिधि आते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। जब ममता बनर्जी और सबने अपनी बातें कह ली, तो उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 चुनाव आयुक्त ने जब अपनी बात रखना शुरू करी विनम्रता से, दीदी हैं, महिला हैं, और उनका बड़ा सम्मान के साथ ममता बनर्जी ने वहाँ पर भी अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग को बनाए रखा। वो एक जवाब देते वो विरोध करती, वो आधा लाइन बोलते वो विरोध करती, उनको अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई, और उसके बाद वो उठी, मेज पर हाथ पटका और बोली मैं जा रही हूँ। तो ममता बनर्जी ने वो तेवर जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा था हमें अपनी नज़रों से, जो हम लोगों से सुन सकते थे, वो पोजीशनिंग वहाँ भी बनाए रखी। और इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि उनके साथ वहाँ वो 12 प्रतिनिधि थे जो अब लौट कर जब जाएंगे मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर, तो वो बताएंगे कि ममता बनर्जी कैसे जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो गई, कैसे जो है बंदोपाध्याय और बनर्जी के नाम पर लोगों को नोटिस जा रहा है, कैसे जो है एक लड़की की शादी के बाद सरनेम चेंज हो रहा है, तो इसलिए कह रही हूं ना कि वो बहुत सारे मैसेज एक साथ दिए पॉलिटिशियन है। रंजिता, मैं आपके पास जिक्र किया अमित जी ने, कहा कि एसआईआर, क्योंकि बिहार में एसआईआर की पॉलिटिक्स फेल हो गई। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर क्यों चल रही हैं? 2 फैक्टर इसके पीछे जो लोग कह रहे हैं, जो एमपीज से भी हमारी बात हुई, जो दिख रहा है वो ये कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो सकता था। एसआईआर के अलावा विपक्षी पार्टी और मुद्दे उठा सकती थी, लेकिन राहुल गांधी एसआईआर को लेकर टिके रहे और फ्लॉप हो गई उनका पूरी योजना थी वो फ्लॉप नजर आई, क्योंकि उन्होंने ना तो महिला सुरक्षा की बात की, ना तो वहां के रोजगार की बात की, युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है ना वो मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, तो कहा एसआईआर फेल हो गई। यहाँ उल्टा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो उन बातों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। एसआईआर के जरिए वो एक बार फिर एक फाइटर महिला के तौर पर दिख रही हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में दिखे या फिर दिल्ली में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ। बंगाल बिल्कुल, कई बार कई लोगों ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं, लेकिन देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अरविंद केजरीवाल पहले सत्ता पाते हैं, बाद में संघर्ष आता है। ममता बनर्जी पहले संघर्ष करती है, फिर वो सत्ता को पा रही है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।